अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। रूल ऑफ लॉ, जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उससे मुराद होती है कि हर मुआशरे ने अपने एक दस्तूर बनाया होता है, कवानीन बनाए होते हैं, ज़वाबित होते हैं, कवायद होते हैं कि किस तरह नज़्म व नस्क सोसाइटी का चलेगा, मुआशरे का चलेगा, हुकूमत की क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, अदालतों में किस तरह के फ़ैसले किए जाएंगे, उनका पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए जाते हैं, फ्रेमवर्क बनाया जाता है। तो एक इंसानी बिहेवियर का भी इस ऊपर उसको रेगुलेट करने का एक पूरा, और वो सोसाइटी की उमंगों के मुताबिक ही होता है। तो इसके साथ फिर ये होता है कि वो पूरा फ्रेमवर्क देने के बाद फिर जब अदालतों में कुछ मामला जाते हैं, कोई डिस्प्यूट्स, कोई कंट्रोवर्सीज, तो वहाँ भी उनके पास सेट रूल्स होते हैं जिनको सामने रख के फिर शवाहिद देखे जाते हैं, हक़ाइक़ क्या हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारी सोसाइटी इतनी रूबा ज़वाल है कि हमारे मुआशरे में झूठ का दौर दौरा है और चीज़ों को बाज़ औक़ात सच को दिखाने में भी इतनी मुश्किल पेश आती है कि जो आदमी सच्चा है वो विक्टिम बन जाता है, और अगर कल को उसको अदालतों में एग्जॉनरेशन भी मिल जाए, आज़ादी भी मिल जाए, बाइज़्ज़त आज़ाद भी हो जाए, तो फिर भी उसको जो बदनामी, जो उसके दाग लग जाता है, वो बड़ी परेशान कुन होती है। और एक ऐसा मुआशरा जिसे हम इस्लामी मुआशरा कहते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पैरोकार होते हुए जब झूठ का प्रचार करते हैं तो फिर वो मुआशरे के साथ हम जबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अपनी ज़ात के साथ भी कर रहे हैं, और इसी तरह कौमें कमज़ोर होती हैं और अंडरमाइन हो जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो बड़ा आजकल एक मुतनाज़ा मौजू बना हुआ है। हदायतकार संगीता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें यहाँ तक हमारी लीगल कम्यूनिटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि जी एक ज़ाती, एक लेन देन का तनाज़ा था, एक तजारत का एक सिलसिला था जिसको इतना स्कैंडलाइज किया गया कि मुआशरे में मैं समझता हूँ उसके नेगेटिव वाइब्स गए हैं। हम चाह रहे हैं कि जो भी हक़ाइक़ हैं असल, आज वो हम डिस्कस करें, क्योंकि हमारा जो पैनल आज यहाँ मौजूद है उनके पास सॉलिड एविडेंस है और उसकी बुनियाद पे ये सारी बात की जाएगी, ताकि, और इसमें किसी की दिल आज़ारी या किसी को नीचा दिखाना कोई मकसद नहीं है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर एडवोकेट राना नदीम साबर साहब। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब अहमद जहांगीर बलोच साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, ये आपको भी हम वेलकम करते हैं। राना साहब, विद योर परमिशन, क्योंकि अहमद जहांगीर साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे तो हम चाहते थे कि इब्तदाइया सा आ जाए, लोगों को एक थोड़ा सा एक उसके आउटलाइन मिल जाए कि व्हाट हैपेंड और किस तरह हुआ। जनाब प्लीज़। सर, इसमें ये है कि सबसे पहले तो सर मैं ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इसमें हम एज अ साइलेंट इन्वेस्टर थे और मैडम संगीता को एज अ डायरेक्टर हायर किया गया था। ठीक है। और सर वो जो एज अ डायरेक्टर हायर करने वाले पर्सन है वो सैफुल्लाह मुगल है, जो उस टाइम पे एक्टिव थे। सर उनका काम ये था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेनी है मुख्तलिफ लोगों से और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करनी है, और उसके बदले में सर उनको ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने का प्रॉफिट में परसेंटेज मिलनी थी। ठीक है। ना उनके पास राइट टू डिस्पोज ऑफ था, बेच नहीं सकते थे, हमारी मर्जी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसको कंप्लीट कराने के लिए। सर एक तरह वो सीईओ थे, यानी आप ऑपरेटिंग ऑफिसर कह सकते हैं सर, मतलब उसका वो उनको मुआवजा मिलना था, उनको एक एक्टिंग प्रोड्यूसर कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर वो उनको अब अल्लाह नोज बेटर के लॉस होता है या जो भी होता है, सर उन्होंने और लोगों से भी इन्वेस्टमेंट ली हुई थी, सर वो मौके से गायब हो जाते हैं। सर जब गायब हो जाते हैं तो यही डायरेक्टर जिनको हमने हायर किया और 30 लाख भी दिया था, ये संगीता साहब, मैडम संगीता इस ड्रामे को टेक ओवर कर लेती हैं। सर तकरीबन ये बात होगी अप्रैल या मई 2024 की। मैं इनको कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि मैडम आप एक्ट्रेस में ये अफवाह फैला रही हैं कि आपने ड्रामा खरीद लिया है। आपने किससे खरीदा है? क्योंकि इसका मुआहदा तो मेरा है कि इसमें इन्वेस्टर हम हैं, राइट्स तो आपके पास, राइट्स हमारे पास हैं, हमारी मर्जी के अलावा ये बेचा नहीं जा सकता। ठीक है। तो मुझे ये एक वॉइस नोट करती हैं और पहले तो मुझे धमकियां देती है उस कॉल पे, जिसके बाद में मैं पहला केस दायर करता हूँ जिसका 26 धमकियां किस तरह की, हु आर यू या इस तरह करके कोई? मैं आप मुझे जानते नहीं है, अच्छा, आप कौन है, देख लें, जो होता है आपसे कर लें। अच्छा सर मैं यानी पहले ही मैसेज के जवाब में? सर पहले ही मैसेज के जवाब। अच्छा सर बीइंग अ लॉयर मैंने अपना कानूनी रास्ता इख्तियार करना था, दूसरा तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। सर मैं एक सूट फॉर डिक्लेरेशन रिकवरी ऑफ डाटा एंड इक्विपमेंट डालता हूँ कोर्ट के अंदर। सर वो डालने के बाद मैं अपने तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद मैडम फहमीदा हयात की कोर्ट से वो 26/9/2025 को डिग्री हो जाता है सर, जिसका मैंने अभी इजरा भी दायर कर रखा है। सर तब जब ये बात है, और तकरीबन 29 नवंबर
तब मैं इनको ना स्टे की इसी साल का 29 तब ये अमेरिका से वापस आती तो मैं इनको एक ना सर स्टे की कॉपी भेजता हूँ। मैं कहता हूँ मैडम आप शूटिंग नहीं कर सकती, लेकिन ये अपनी शूटिंग कंटिन्यू रखती हैं और कंटिन्यू रखने के बाद अच्छा कोर्ट एक तो फहमीदा हयात साहिबा का कोर्ट एक तो स्टे दे देता है, पहला स्टे था रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सर, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, और साथ आपको और भी कोई रिलीफ देते हैं साथ सर रिस्ट्रेनिंग अभी ऑर्डर। तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर से हुआ कि भी ये काम रोक दिया जाए। मैंने सर देखिए मेरी बोनाफाइड देखें कि मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ही इनके साथ शेयर कर दिया था ठीक है, कि आप ये मैंने केस दायर कर रखा हुआ है, आप लोग नहीं कर सकते शूटिंग। सर तकरीबन 1 साल के बाद वो डिग्री होता है, पूरा साल ये केस को कंटेस्ट करने नहीं आए, जो कहते हैं कि मुझे नोटिस भेजते हैं। अच्छा फिर एक्स पार्टी हो गया सर, एक तरफा हो गया सर अच्छा सर तो वो होता क्या है कि उसका मैं एग्जीक्यूशन में चला जाता हूँ। सर अब जब ये डिग्री हो जाती है ना तो मैडम ये बहाना करती हैं, जो अभी रिसेंटली अमेरिका से आई तो शूटिंग स्टार्ट करती, मैं फिर इनको बताता हूँ तो ये क्या कहती हैं कि ये जो है ना डिग्री हमारे अगेंस्ट, एक्टर्स के अगेंस्ट तो है नहीं। अच्छा तो एक्टर तो काम कर सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है। सर मैं एक नया स्टे कराता हूँ, ये उसकी वायलेशन कर रहे होते हैं, जब वायलेशन कर रहे होते हैं सर मैं कोर्ट से लोकल कमिश्नर अपॉइंट कराता हूँ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करके। सर वो मौके पर जाता है और उसकी कार्रवाई को जब उसने रिपोर्ट इनके चूंकि अगेंस्ट ला के पेश किया, जो अभी कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी है सर, उस वजह से इन्होंने ये सारा ड्रामा किया और ये झूठी FIR करवाते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सर अब इन्होंने इसमें ये वकला को भी घसीटते हैं सर, एक तो विक्टिम कार्ड प्ले किया इन्होंने, दूसरा विमेन कार्ड प्ले किया और फिर इन्होंने ये इमेज देने की कोशिश की कि शायद जो लॉयर्स है ना वो बड़ा कोई बदमाश तबका है। तो सर इन्होंने चीख के ये बताया कि वकला ने ये किया, वकला ने वो किया। सर ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट है लोकल कमीशन की रिपोर्ट जिसमें ये वाजह है कि लोकल कमिश्नर लेकर गया था। और सर जो लोकल कमिश्नर के लिए ऑर्डर किया गया था ना सर, उसके अंदर ये भी लोकल कमिश्नर को डायरेक्शन दी कि आपने मौके पे जाके देखना है कि कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन हो रही है, स्पॉट पे शूटिंग चल रही है या नहीं चल रही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक और है सर, उसमें कोर्ट लिखती है बोथ द पार्टीज, जिसमें एक मैं हूँ, दूसरी ये तमाम एक्टर्स बन जाते हैं। तकरीबन सर 42 डिफेंडेंट्स बनाए हुए हैं मैंने उसके अंदर। अच्छा। बोथ द पार्टीज आर अलाउड टू अकम्पनी द लोकल कमिश्नर, कि आप लोगों ने लोकल कमिश्नर ने आपको नोटिस देने तो जाना है। सर अब मुझे एक कोर्ट से ऑर्डर मैं ले रहा हूँ, तो अगर कोर्ट मुझे कहती है कि आपने जाना है इसके साथ, जब आपको लोकल कमिश्नर नोटिस करेगा तो सर क्या आपको क्या लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए सर मैं नहीं जाऊंगा तो कोर्ट क्या कंसीडर करेगी कि आपका अपना मसला जिसके लिए आपने कोर्ट से ऑर्डर लिया आप तो खुद ही नहीं गए। बिल्कुल। तो सर इन्होंने वकला को सर लॉ सपोर्ट्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। सर जो विजिलेंट है जो बंदा खुद ही। सर अगर हमने ये काम करना होता तो जो मैंने आपको बताया इतना लेंथी प्रोसेस, साल पहले केस पे, बाद में फिर ये एक नई लिटिगेशन। सर ये लिटिगेशन के करने के बाद फिर मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त दी, क्या इसलिए दी कि सर हम मुसल्ला होकर बदमाशी करना चाहते थे? सर अगर आपके ये अज़ाइम होते थे फिर ये आप इतने प्रोसीजर से चले। मैं राणा साहब ने लॉ को अब लोग कोई मेरा ख्याल कोई इजी ले रहे हैं कि आई थिंक मेरा ख्याल ये एक स्टैंडर्ड हमारा एक मेयार बनता जा रहा है। देखिए असल में मसला ये हम है तो कि कभी तसव्वुर नहीं था कि लॉ, जब बड़ी बड़ी अदालतें थी हम उनके पास से गुजरते थे, वो अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है उनका एक बड़ा दबदबा होता था। तो अब मेरा ख्याल के लोग कोई कानून को समझते हैं, कोई जो मर्जी हम कर लेंगे। एक्चुअल असल में मसला थोड़ा सा ये है, जैसे अगर हम देखें हमारे यहाँ जो सेंटेंस की एवरेज है वो 9.5% है। कुछ लोग 8%, 10 आप बता रहे हैं ना। तो अगर आपके यहाँ सेंटेंस की एवरेज ये होगी तो फिर लोग यकीनन लॉ को इजी ले जाएंगे। लोग कहेंगे कोई बात नहीं, गलती कर लोगे, कोई बात नहीं। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ केसेस बड़े लंबे चलते हैं, फिर उसके बाद अपील है, फिर सेकंड अपील है, फिर आगे है रिवीजन है, रिव्यू है। तो लोगों को ये भी ख्याल है कि यार क्योंकि कोर्ट्स में इतना टाइम लग जाएगा तो कौन ऐसे जाएगा। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया आजकल एक बहुत फैटल वेपन बन गया है जिसे मिसयूज किया जा रहा है। ये फैटल वेपन है कि लोग समझते हैं कि दूसरों की नज़र में किसी को बिट्रे कर लें, किसी को डिफेम कर दें, जो मर्जी कर दें। देखिए सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम तक कोई खबर पहुंचे तो पहले उसकी तहकीक करो, फिर उसको आगे पहुंचाओ। और फिर एक जगह उसी सूरा में कहा कि किसी को बुरे अलकाब से ना पुकारो, उसका मजाक ना उड़ाओ, आयत नंबर 11 में, कि वो तुमसे बेहतर भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमेशा जो लोग, वो एक पंजाबी की कहावत है, चोर चक्का चौधरी ते गुंडी प्रधान, ठीक है। तो वो होता है कि जिसकी ज्यादा चरब जुबानी हो जाती है हमारे यहाँ माजरत के साथ एक सियासी जमात भी है जो चरब जुबानी के साथ चल रही है, कारकर्दगी 0 बल्कि माइनस, मगर चरब जुबानी के साथ वो चलती है। तो यही मेथड जो है वो बहुत से लोग, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, बहुत से लोगों ने इस तरह किया हुआ है कि किसी को आप डिफेम कर दें। और ये किसी की इज्जत को छालना, ये हदीस कुदसी है कि अगर तुम किसी को ऐसी जगह जलील करोगे जहां उसकी इज्जत है तो अल्लाह ताला मैं तुम्हें वहां जलील करूंगा जहां तुम्हारी इज्जत है।
तो जब तक एक मैटर जब वो कोर्ट में चल रहा है, वो सब जुडाइस है, उसके अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो वैसे ही कंटेम्प्ट है, वो तो बहुत बड़ी कंटेम्प्ट है। राणा साहब, ये जो डिफेमेशन की आपने बात की, जी जी, डिफेमेशन के अभी तो खैर वो पीका एक्ट आ गया, कुछ ये आ गया, वो तो खैर साफियों के साथ वाबस्ता है, लेकिन डिफेमेशन के भी हमारे यहाँ कम ही सेंटेंस होती है। असल में हमारे साबित भी हो जाए, हाँ, बहुत सी लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं जिसकी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। अलबत्ता मैं ये समझता हूं, वो कौन सी हैं, कोई मेजर कोई देखें, उसमें आप डेफेमेशन में जा सकते हैं, उसमें क्रिमिनल भी है, क्रिमिनल भी है, सेक्शन 500 या पता नहीं क्या, बिल्कुल बिल्कुल 500 क्या है वो डेफेमेशन में, उसके साथ साथ है मैलिस प्रोसिक्यूशन का सेक्शन 9 भी है, उसके साथ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह की रेमेडीज आपके पास अवेलेबल हैं, मगर यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो सेक्शन 182 है सीआरपीसी, उसको इन्होंने इस तरह इनइफेक्टिव कर दिया कि वो एग्रीव्ड पर्सन उसको इन्वोक नहीं कर सकता, उसको एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अच्छा, वो प्रोसीड कर सकती है। हालांकि होना ये चाहिए था कि 476 सीआरपीसी और 182 सीआरपीसी जो है वो उसको इफेक्टिव जो है, ग्रीव्ड जो है, वो भी इन्वोक कर सकता हो, वो भी कर सकता हो। वही देखना, जिसकी इज्जत रुल गई, जिसकी तौहीन हो गई, जिसको आपने डिफेम कर दिया गया। लेकिन डिफेमेशन का केस पार्टीज करती नहीं, जो करती हैं, मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद एज ए जर्नलिस्ट, मुझे कई डिफेमेशन नोटिस आते रहे हैं। जी जी, हमने 1-2 मुकदमे भी भुगते थे। नहीं, वो असल में होता ये है कि नॉर्मल रूटीन, जब हम ये समझते हैं ना कि केस फाइल हो जाना तो कोई इशू नहीं है, उसका डिक्री होना, और अगर एक डेफामेशन डिक्री होती है 10, 12, 15 सालों के बाद, तो फिर उसके बाद वो बंदा क्या करेगा। तो इस वजह से लोग इस तरफ आते नहीं हैं। हमारे यहाँ टॉड की प्रैक्टिस भी बहुत कम है, वो भी लोगों को यही पता कि यार कहाँ मिलना है। हमारे यहाँ ईजमेंट राइट की वायलेशन बहुत बाहर के मुल्कों में लॉ ऑफ टॉर्ट्स और डैमेजेस, हाँ, वो इतना ज्यादा वो इफेक्टिव है वहाँ पे। जी जी, यहाँ ईजमेंट राइट की बड़ी वायलेशन होती है, लोग उसको परसू नहीं करते। नॉइसेंस बहुत होती है, मगर लोग उसको परसू नहीं करते। उसकी वजह यह है कि उसकी उतनी रेमेडी, स्पीडी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। तो जो डिले ऑफ जस्टिस है वो एक तरह से डिनाइल ऑफ जस्टिस ही कहलाता है, तो इसलिए लोग फिर उस तरफ नहीं जाते। तो इसमें बलोच साहब, ये अब ये जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी आप जो एक्चुअल फैक्ट्स बता रहे हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी वकला आए और वो बाकायदा मुसल्ला थे, तो ये एक बस स्टोरी, वैसे वो अंग्रेजी का एक बड़ा मशहूर एक प्रवर्ब है कि लाई कैन ट्रैवल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल द ट्रूथ इज पुटिंग ऑन इट्स शूज। वो कहते हैं जो सच है वो भी अपने तस्मे बांध रहा होता है जी जी, तो जो झूठ है वो आधी दुनिया ट्रैवल कर चुका होता है। ये तकरीबन वही कैफियत तो नहीं आपके केस में? सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, मुझे तो ऐसे लगता है। प्रेस भी बड़ी मरूब हो गई थी उस पर। सर बिल्कुल सर, प्रेस मैंने तो जब आपको देखा तो हौसला हुआ कि अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा यार मैडम संगीता को तंग कर रहा है बंदा को। सर मैं पता क्या, बल्कि आप खुद भी अपने अंदर फील कर रहे हो, मैं गीता भी कुछ नहीं मशहूर ज्यादा। सर मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ना, तो अभी जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे बोल, वो जो वायरल मूवीज आ रही है ना, जिसमें रहमान बलोच, वो रहमान डिकेट जिसको, सर मुझे वो फील हुआ है कि शायद मैं वो अच्छा। लेकिन सर सच पता है क्या है सर? सच ये है कि जो नौजवान वकील है ना सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और नहीं कोई शक ही नहीं, और सर तहजीब वाले लोग आ रहे हैं। सर हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो इससे ज्यादा कारगर है, और वो सर कलम है। और आपको पता है सर, कलम से ज्यादा और अल्फाज से ज्यादा अच्छा हथियार कोई नहीं है। कोई मौसर टूल है ही नहीं इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कहा सर। बात ये कि वो उस हथियार की जो ताकत इस्तेमाल हो रही थी ना, आपको पता है सर, कोर्ट्स का प्रोसीजर जरा सॉफ्ट होता है और स्लो होता है, ठीक है, लेकिन सर ये आहिस्ता आहिस्ता अपना शिकंजा टाइट करता जाता है। सर इन्होंने वहां फेस करने की बजाय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया। शायद सर मुझे अब तो लग रहा है कि इन्होंने कोई पब्लिसिटी स्टंट खेला हो कि चले इस बहाने से हमारी भी पब्लिसिटी हो जाएगी। नहीं तो उसमें क्या, अच्छा हाँ, अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, लेकिन आपको वो कैसे इससे दूर कर सकते हैं? सर वकला तो एक कम्युनिटी है ना पूरी, एज अ होल। और आपका जो एक लीगल स्टैंड है उसको वो कैसे वो नलीफाई कैसे कर सकते हैं सर? थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी सोचने की बात। यही तो बचपना है ना। नहीं, इसके अंदर मैं ये चीज समझता हूँ कि अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता, अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग फुटिंग होती, तो वो कोर्ट प्रोसीडिंग को फेस करते और उसको डिसमिस कराते। उन्होंने देखा कि हमारे पास वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो शोर मचा लिया जाए। गालिबन नज़र ये आ रहा है, वरना होना तो ये चाहिए। और मेरे नज़दीक तो ये थोड़ी सी
गलती या कोताही भी है, चूंकि ये कंटेम्प्ट कोर्ट की हो रही है, और कोर्ट की कंटेम्प्ट जो होती है वो पिटिशनर का केस नहीं होता, वो कोर्ट का मैटर होता है, उसकी प्रेस्टीज या उसकी ऑनर है। तो इसकी तो सेल्फ कॉग्निजेंस होनी चाहिए विदाउट एनी नोटिफिकेशन या विदाउट एनी बात, वो कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस ले और वो देखे कि ये कैसे मैटर, हाँ कुछ भी हो, हम ये प्रज्यूम कर लेते हैं कि बलोच साहब जो हैं वो गलत हैं, मगर आप उनको गलत साबित करें कोर्ट में आके विद द एविडेंस, विद द मटेरियल फैक्ट्स। तो अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर के अगेंस्ट एक फिल्मेटिक स्टाइल अडॉप्ट करेंगे और आप ये कहेंगे कि जी मैं उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाऊं, तो ये तो किसी के खिलाफ भी बड़ी सख्त ज्यादती है। तो ये सेल्फ अगर कॉग्निजेंस ना ले कोर्ट, जी तो फिर आप भी तो इन्वोक कर सकते हैं ना कोर्ट की अथॉरिटी, एप्लीकेशन मेरी आप तो दे सकते हैं कि ना सर। हाँ ठीक है ना सर, कोर्ट को बताना तो मैंने ना कि आपने जो ऑर्डर किया था उसको वायलेट किया जा रहा है सर। हाँ। इसीलिए तो कोर्ट ने मुझे भेजा ना कि आप उस स्पॉट को आइडेंटिफाई करें जहां लोकल कमीशन साथ चला गया, को आपने कंपनी देनी और वहां पे जाना है सर। लेकिन सर बात वही आ जाती कि पुराने एक्टर है सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अच्छी एक्टिंग की उन्होंने सर। अच्छा मान गया हूँ नहीं देखने के बाद, आप थोड़ा सा आप भी ट्रेनिंग ले लेना आप भी एक अच्छे एक्टर बन जाए। सर हमें एक्टिंग की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे ही सही जा रहे हैं सर। सही है, लेकिन यह है कि 12 लोग कहते हैं कि हमें शोहरत से क्या काम हो, जो होता है तो शोहरत तो एक मिल गई। लेकिन अब यह कि अब किस स्टेज पे है, यदि को अब तो केस मैटर तो अदालतों में है ना जी? सर अदालतों में मैटर है सर, वहाँ पे जो अभी तक कहीं हम तो नहीं वायलेशन कर रहे सब जुडिस मैटर पे टॉक करके कुछ नहीं सर, इस तरह नहीं हम चूंकि देखिए जब हम तो हम जो उसके फैक्ट्स हैं वो डिस्कस कर, हाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लॉ की तो अपना एक हुर्मत है ना, उसको तो वी मस्ट बिल्कुल ऐसे अबाइड बाय इट। सर ऑनरेबल कोर्ट का एक ऑर्डर है, हम तो उसको प्रमोट कर रहे हैं ना कि कोर्ट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई बंदा कोर्ट्स के ऑर्डर की वायलेशन करता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है सर। हम तो ये बात कर रहे हैं सर। सर बात तो ये है कि इन्होंने उस कंटेम्प्ट का भी मजाक बनाया कि कंटेम्प्ट की भी किस तरह से है सर। जो एफआईआर कराई है उसमें ना सर टोटल 7 लोग हैं, और मैंने जज साहब की कोर्ट में ना अमले से मैं गया हूँ ना, तो मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा कि रीडर साहब अगर आपने इनकी डेट मर्जी की ना दी ना जब ये यहाँ आते हैं, तो एक नामालूम में आपको नामजद करना है, एक में जज साहब को स्टेनो को करेंगे, और ये भी मुमकिन है कि जज साहब अगर ऑर्डर को एडवर्स करते हैं तो उनका भी नामजद करने की कोशिश करेंगे। जो नामालूम में थे ना, जज साहब भी मौके पे आए थे सर। तो आपके ख्याल में इनके पीछे कोई वकील हो सकता है? सर बात ये है कि वैसे ही थोड़ा सा प्रूव तो करें। अंडरस्टूड बात मैं ये नहीं कह रहा कि वकील साहब कोई गलत या बुरा कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर की किसी ने ना कहीं कोई सर इनकी एफआईआर के मतन से लगता है कि कोई प्रोफेशनल आदमी पीछे है, लेकिन जो भी है वो ज्यादा समझदार नहीं है सर, क्योंकि 5:30 का टाइम लिखता है उसके अंदर। अच्छा सर काली भेंट कोई भी हो यानी सकती है। कि टाइम ऑफ अकरेंस में कोई फर्क है? सर जो लोकल कमीशन कहता है केस 9/12/2025 को शाम 5:30 पे प्लेंटिफ मुदई की निशानदेही पे मैं मौके पे पहुंचा हूँ। वहाँ पे कैमराज ऑन थे, शूटिंग चल रही थी, साइमा, कामरान, मुजाहिद सबका नाम लेता वो मौके पे मौजूद थे, और 15-20 नामालूम भी थे, मतलब वही एक्टर्स में से जो भाग गए मुझे देख के, डायरेक्टर्स वगैरह। अच्छा। तो इनको मैंने गिल्टी पाया, ये कोर्ट के ऑर्डर की लगातार वायलेशन कर रहे थे। ठीक है। और सर इसी 5:30 पे 9/12/2025 को एफआईआर कहती है कि वकला मुसल्ला होके हैं। सर 1 मिनट का फर्क नहीं। अच्छा हाँ, ये तो बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है सर। तो सर इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने ये एफआईआर कमीशन पे दी है, लेकिन आप मजबूर थे, लोकल कमीशन का नाम नहीं रख सकते थे, बल्कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर कहते भी हैं कि वो अपने आप को कमीशन बताते थे। तो सर कोर्ट का लोकल कमिश्नर आया तो अपना नाम लोकल कमिश्नर ही बताएगा ना। नहीं जाहिर है वो तो बेसिकली कोर्ट का नुमाइंदा है। और सर तो कोर्ट का नुमाइंदा होने के अलावा ये है कि ये बिल्कुल पुराने वक्तों में चौधरी कहता था कि मेरे कमीनू अगर तू थप्पड़ मारा है तो मैंने मारे। तो वो जो कमीशन का रिस्पेक्ट, वो तो कोर्ट है, कोर्ट है। जी उसका वही प्रोटोकॉल है, उसका वही रिस्पेक्ट है। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वकला है, आम आदमी भी समझ जैसे बेलेफ हो या लोकल कमीशन हो, तो कोर्ट और फिर वो लोकल कमीशन जो कि एटलीस्ट एडवोकेट होता है, तो इसलिए उसने तो कोर्ट के ऑर्डर पे जो चीज़ प्रूव करनी है उसने वो प्रूव करनी है। तो अगर एक ही टाइम पे 2 बातें की जा रही हैं तो डेफिनेटली फिर एक बंदा तो झूठ बोल रहा है, या एफआईआर का कंप्लेनेंट झूठ बोल रहा है, या कोर्ट का कमीशन लोकल कमीशन झूठ बोल रहा है। तो गालिब में इम्कान है कि फिर एफआईआर गलत, क्योंकि जाहिर लोकल कमीशन तो एक फिर भी कोर्ट की सैंक्टिटी को भी तो मद्देनजर रखते। शादरा टाउन थाना की जुरिस्डिक्शन के अंदर सर ये शूटिंग कर रहे होते हैं सर, तब मैं जो एसपी सिटी बिलाल है ना, उनके पास जाता हूँ सर, तो वो एंड पे हाथ उठा लेते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इनको कहते हैं मैं आपको शूटिंग से मना नहीं कर रहा, आप करें, लेकिन अगर कोर्ट मना करती तो मैं इन्वॉल्व भी नहीं हो सकता। सर ये क्या करते हैं, वहां से स्विच कर जाते हैं
लोकेशन, अच्छा, और लोकेशन वापस बदल आपके पास लेते एक दरबार पे आ जाते हैं। शूटिंग वहां पे भी दरबार पे थी, यहाँ पे भी दरबार में आ जाते हैं। सर जब मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करता हूँ ना, तो सर मैं पुलिस को भी पार्टी बनाता हूँ, लेकिन उनको मैं मेन जो है ना कंटेम्नर्स में नहीं रखता, प्रो फार्मा कंटेम्नर्स में रखता हूँ। सर वो ये होते हैं कि जिनके अगेंस्ट कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जिनके अगेंस्ट वो ऑर्डर होता है, उनको वो असिस्ट कर रहे होते हैं उस कोर्ट के ऑर्डर की, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली कह लें। तो सर मैं तो पुलिस को ऑलरेडी रखा था, और जो मैंने प्रेयर में मांगा था ना कोर्ट से, मैंने ये मांगा था कि अगर हमें पुलिस की आपने असिस्टेंस भी देनी है तो वो लोकल थाना की जुरिस्डिक्शन की ना हो, और एटलीस्ट डीएसपी लेवल की। अच्छा बलोच साहब, इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, फिर दोबारा यहीं से बात करेंगे जी। हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बलोच साहब, ये संगीता साहिबा लीड कर रही थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और बड़ा धूम धमाक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साइमा साहबा को वो किस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हैं? एग्रीव्ड कौन है इनमें से, अगर कोई है तो? एग्रीव्ड तो वैसे मुझे तो आप लग रहे हैं, और जाहिर है तो वो तो हम कौम को बता देंगे, असल तो इनके साथ ज्यादती हुई ना जी। जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो आप फैक्ट्स का नतारा खुद ही कर सकते हैं, तो वो फिर किस हिसाब से अपने को कहते हैं कि हमें हमारे साथ कोई कानूनी को वायलेशन हुई है? अगर ये बात की जाए तो मैडम साइमा और कामरान मुजाहिद चाय सेट पे मिलवाते हैं हमें, ठीक है, और कामरान मुजाहिद कहता है राणे चाय लेके आ। आप कंफर्म कर लें, कोई ना कोई तो राणा होगा ना वहाँ पे जिसने हमें चाय पिलाई। अच्छा। तो सर फिर तो देखा जाए तो इन्होंने हमें जबरदस्ती वहाँ पे बिठा के चाय हमसे भेजा में रख के पिलाई है। फिर तो जो है सर हमें जहर नहीं पाई हैरस तो सर हमें किया गया है। लेकिन सर मुझे लगता है कि मैडम साइमा जो है ना वो कंपैरेटिवली समझदार खातून है सर, बड़ी स्टार है पाकिस्तान में, इसलिए सर उन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनका हिस्सा बनना मुनासिब नहीं समझा। तो मेरा हाल दानिस्तानी आई सर, वो दानिस्तानी आई, और जो है सैयद नूर साहब, मुझे लगता है देखिए जी, इतने सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग इतना नाम कमा के अगर अपनी इज्जत को दाग लगाने वाली बात है ना, झूठ अगर बोले। लेकिन हमारे यहाँ मुझे लगता है कि बलोच साहब झूठ कोई एक सर, अब मैं आपको बुरा नहीं समझा सर, मैं अगर आपको बताऊं ना तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बैठे थे, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन आधे ऐसे हैं जो मुझे लोकेशंस भी बताते थे कि सर यहाँ पे शूटिंग हो रही है, अच्छा यहाँ पे हो रही है सर। वो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। तो सर अब आप यही देख लेंगे फिर सच और झूठ में कितना फर्क होता है सर। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, अंडरस्टूड बात है सर, एथिकली मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, तो लेकिन वो मुझे इन्फॉर्मेशन देते थे इनकी चीज़ों की। तो ये राणा साहब के हमारे यहाँ चूँकि ये प्रैक्टिसेस बहुत हैं, लोग कहते हैं झूठ बोल दो कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। नहीं देखें, ये तो अस्तगफिरुल्लाह, ये तो एथिकली, मॉरली, दीनी तौर पर भी, रिलीजियसली ये बहुत बुरी बात है। झूठ को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अच्छा मुसलमान है, बेहतरीन मुसलमान, वो कुछ भी हो सकता है, वो झूठा नहीं हो सकता। तो असल में एक और बड़ी बात जो है ना कि जब मैटर 2024 से अकॉर्डिंग टू मिस्टर बलोच कि अगर दैट वाज सबजुडाइज्ड बिफोर द कोर्ट, तो फिर उस सूरत में किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसको चैलेंज करना, ये नामुनासिब बात है, कानून की खिलाफवर्जी है। हाँ, मैं समझता हूँ कि इसका लीगल वे ये है कि वो कोर्ट में अपीयर हों, कोर्ट के प्रोसीडिंग को ज्वाइन करें, और अगर उन्होंने एफआईआर करवाई है तो उसको भी वो प्रोसीडिंग को, इन्वेस्टिगेशंस को ज्वाइन करें, फिर पता चलेगा कि सच्चा झूठा कौन है। उसमें जो भी ऑन द रॉन्ग वे है, जो रॉन्ग डूअर है, उसको सजा होनी चाहिए, मगर ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदा जो लीगल प्रोसीडिंग है, जो लीगल वे है, जो एथिकली हमें अटेंड करना चाहिए, उसके बजाय हम क़ज़ाए जुडिशल भी एक्ट ना करें और एक्स्ट्रा जो है वो एक्शंस करते हैं। अच्छा राणा साहब, एक सवाल ये भी ज़हन में आता है, जैसे अभी आपने बताया कि कन्विक्शन रेट 9.5% है, जी, इसका कोई काबिल जायजा आपने लिया कि बहुत बाकी ममालिक में ज़्यादातर क्या रेट होता है? नहीं, अगर हम बहुत से ममालिक में 90%, 95% जी ऐसे भी रेट्स हैं, मोर देन 50% भी है, मगर हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है। पिछले दिनों मैं एक प्रोग्राम में था, वो ANF की तरफ से वहाँ पे हो रहा था, नारकोटिक फोर्स में, तो वो वहाँ पे उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया कि जी देखिए, हम इतने जो है पकड़ के लाते हैं और अदालतें आराम से छुड़वा लेते हैं। तो असल में वहाँ अदालतों का कसूर नहीं होता, वहाँ प्रोसिक्यूशन का कसूर है। मैंने फिर वहाँ पर उनको असिस्ट भी किया कि जब आप चालान तैयार करते हैं तो उसके अंदर ये गलती करते हैं, अगर आप सेक्शन 103 की वायलेशन करेंगे रिकवरी मीमो पर,
तो वकील साहब तो आसानी से ले जाएंगे। अच्छा, अदालतों को हम ऐसे ही अल्लाह माफी दे बदनाम करते हैं। हमारे रिकवरी में आमतौर पे इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं होते जी, इंडिपेंडेंट ज्यादा मसला ये होता है। हम उसे 103 के वायलेशन उसी में आप पकड़ लेते हैं, उसी में हम पकड़ लेते हैं। तो बड़ा एक प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हम अदालतों को डिफेम कर देते हैं। अदालतों बेचारियों का कसूर क्या है, वो तो वहां सामने जो चीज आई है, जो चीज आएगी उन्होंने उससे हिसाब से देखना है। अगर प्रोसिक्यूशन विद द बेनिफिट ऑफ डाउट प्रोसिक्यूट करेगी तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट ले जाएगा, मुल्ज़म ले जाएगा, वो तो बाय द ऑल वे ले जाएगा। तो इसलिए ये कसूर कोर्ट्स का नहीं है, उनको नहीं कहना चाहिए। ये मिसिंग है, ये गलती है, ये नेग्लिजेंस है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की और प्रोसिक्यूशन जी वही प्रोसिक्यूशन वही। अच्छा, इसमें राणा साहब मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं एक दफ़ा यूके के कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए बात कर रहा था, तो जज साहब से मैं मुखातब ही था, वो मुझे वो भी क्वेश्चन करते थे। मैं इधर लाहौर में बैठा था, तो मैंने यूके की पुलिस को ना बुरा भला कह दिया जी। तो मुझे जज साहब कहेंगे मिस्टर रहमान कि यूके की पुलिस तो दुनिया उनकी मोतरफ है जी। नहीं देखिए पाकिस्तानी पुलिस, यानी वहाँ पे मैंने ये अजीब सीन देखा कि कोर्ट मेरे सामने थी और मैं कोर्ट में नजर आ रहा था कि कोर्ट का और पुलिस का आपस में इतना ज्यादा म्यूचुअल ट्रस्ट था। पाकिस्तान की किसी अदालत में मैंने जजों को बकायदा एसपीओ को झाड़ते देखा है और कुछ उनको तजलील करते भी देखा है। देखिए पाकिस्तान बल्कि मेरे पास एक डीआईजी और मेरे छोटे भाइयों की तरह इंतहाई शरीफ आदमी, आपकी तरह बड़े ऑनेस्ट, कहेंगे जी देखो जी मैं सिविल जज की अदालत गया साहब साहब, तो उन्हें मैंने 1 घंटा खड़ा ही रखा सिर्फ एवं गुस्से नाल ही। तो कहता है यार मैं ब्रिगेडियर के रैंक पहनता हूँ तो कुछ तो मेरी इज्जत नहीं, तो कुछ हमारे यहाँ ये ट्रस्ट की कमी नहीं है। ट्रस्ट की कमी इसके अलावा यह है कि चूंकि हमारे यहाँ पुलिस की प्रोसीडिंग या कार्रवाई या उनके बिहेवियर ऐसे हैं कि पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन भी एडमिसिबल नहीं है। हाँ, वो तो 161 के बयान और सारे वो जो मतलब कुछ भी हो जाए, पुलिस के पास अगर ड्यूरिंग कस्टडी मुलजम ने कोई भी कन्फेशन किया, कोई एडमिशन किया, तो वह एडमिसिबल नहीं है टिल वो से कोर्ट में आके वो बयान ना करे। इसलिए 161 के बाद 164 की कार्रवाई की जाती है अगर ऐसी चीजें हो। तो वो वजह ये है हमारे असल में अब जो पुलिस आ रही है ना, नो डाउट कि अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, साफ सुथरे लोग भी अच्छे बिहेवियर्स हैं। मगर वो जो पुराना सिस्टम था ना रैंकर्स का, कि अगर एक 5-6 पढ़ा कांस्टेबल भर्ती होगा और वो फिर सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन गया, तो उसका अंदाजे गुफ्तगू बिहेवियर इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी वही था। अब उसमें चेंज आ रहा है और वैसे भी मौजूदा गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी रिफॉर्म्स की हैं मुख्तलिफ लीगल पैरामीटर्स के हिसाब से, कुछ लीगल एनैक्टमेंट्स के लिहाज से, तो इम्प्रूव हो रहा है। उम्मीद है कि कुछ अर्से तक मुझे बलोसा याद आया कि मैं कोर्ट में खड़ा था, तो मौजम हयात साहब की कोर्ट थी, स्पेशल जज थे यहाँ पे सेंट्रल, बाद में रजिस्ट्रार हो गए थे जी। तो वो स्टेनो को अपने लिखाने लग पड़े कि जी वो एक प्रोसिक्यूशन विटनेस था, उसका नाम था अल्लाह देता। तो उन्होंने उनसे डायरेक्ट मुखातब हो जाते थे, वो बड़े काबिल जज थे, वो खुद ही जब रीडर नहीं होता लिखना शुरू कर देते थे गवाहियाँ। तो उनको कहने लगे यार लिखो इनका नाम अल्लाह देता, प्रोफेशन, तो प्रोफेशन था, उसने कहा क्या करते हो, उन्होंने कहा जी मैं वेला। तो जज साहब ने लिखाया आइडल। अब वो जो उनके स्टेनो कहते सर IDOL। अब जज साहब बड़े मजाइया थे, मैं सामने खड़ा था, मैं भी हंस पड़ा। उन्होंने कहा कि यार दोनों में कोई फर्क नहीं है, वेले और बुत चुके बुत भी वेला जी वो भी वेला। तो मैं हैरान हो गया, मैं जज साहब की जो इससे मजाक थी। तो वैसे मैं जो असल बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि जैसे यूके के कोर्ट में जब मैं टेस्टिफाई कर रहा था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे अदलिया का बड़ा एतमाद है, और वहाँ वो जब एक सिपाही बोल रहा था तो उसको इतना वो ऑनर कर रहे थे जज साहब। ये अभी हमारे यहाँ अभी शायद ये वाली म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं आया शायद। सर बिल्कुल ये नहीं आया। और सर इसके पीछे जो मुझे मेजर रीज़न समझ में आता ना सर एक तो ये है कि कौमें बनती हैं रवैयों से, एथिक्स और ट्रेनिंग से, तो सिर्फ तालीम से नहीं बनती सर, बनती है तरबियत से। सर वहाँ पे ना लोगों की तरबियत है। मुझे सर याद है कि मैं और मेरा छोटा भाई अभी बाहर जो डॉक्टर बनना हुआ इटली में, सर हम बचपन में एक ज्योग्राफिक पे प्रोग्राम आता था कोल्ड ब्लड, सर वो बड़े शौक से देखा करते थे। उसमें ना सर जो 70s में एडवांस लेवल की इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर यूज किए जाते थे, सर उनकी अवेयरनेस पाकिस्तान में अब आ रही है। ये DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये स्किन स्क्रैपिंग, ठीक हो गया सर, और फोरेंसिक का जितना लेटेस्ट एविडेंस, फोरेंसिक अब आ गया हमारे यहाँ, और ये मेडिकल एविडेंस, सर ये हम तब देखा करते थे। और मुझे याद है सर कि वहाँ पे 70s या 60s में एक DNA की चूंकि एडवांस इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सर उसमें गलती होने की वजह से एक बंदे को उम्र कैद हो जाती है। और सर तकरीबन जब काफ़ी अरसे के बाद वो बूढ़ा हो जाता है ना, तो दोबारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती, तो सर पता चलता है कि वो
बंदा बेगुनाह था, वो बेगुनाह था सर, तब कोर्ट्स उससे माजरत करती हैं और उससे वो कहता है कि मेरे 40 साल तो आप वापस नहीं कर सकते ना जो मैंने गुजार दिए हैं यहाँ पे सर। तो सर बात का मतलब ये है कि जहाँ पे इस लेवल की इन्वेस्टिगेशन उन डेज में होती थी सर, उन पे कोर्ट्स ट्रस्ट क्यों नहीं करेंगी सर? हम नॉर्मली कोर्ट्स को ब्लेम करते हैं कि कोर्ट्स में इंसाफ नहीं होता। सर कोर्ट क्या करेगी? मुझे एक बात बताएं सर, मेडिकल का एविडेंस अगर आता है तो डॉक्टर की तरफ से आता है, एमएलसी आना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है सर। पाकिस्तान के अंदर मैंने खुद दो एमएलसी एक केस के देखे हैं जारी होते हैं, मेडिको लीगल जो सर, होता है, मेडिको लीगल रिपोर्ट। अच्छा, उन यानी दो मुतजाद सर, दो मैंने देखे हैं, दो मुतजाद सर मैंने दो देखे हैं, पोस्टमार्टम तक दो रिपोर्टें आ जाती हैं सर। अब जज जो है वो जज तो हो सकता है, लेकिन वो अपनी कुर्सी पे बैठा दो से क्या मुराद, यानी कि एक फेक है एक असली है? सर उसमें ये होता है ना कि टेम्परिंग करके दूसरी जारी करती जाती है सर। अच्छा, तो टेम्परिंग करके दूसरी जारी कर दी जाती है ना सर। सर अब उसमें क्या है कि जज अपनी कैपेसिटी में वो जो है अपना मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता। चलें फर्ज करें वो क्या भी देता है, जज के पास इतनी अथॉरिटी तो है, बात का दफा तरमीम कर देते हैं जज। सर उसमें यदि आपने ऑफेंस गलत लगाई है, इसको चेंज करें, केस रिमांड कर देते हैं, रीइन्वेस्टिगेट करा देते हैं। सर हम एमएलसी की बात इतना तो बेबस सर, नहीं हम होगा एमएलसी की बात कर लेते हैं हाँ। सर, लेकिन कोर्ट क्या करेगी? एंटी करप्शन को ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शन दे देगी, ये करेगी कि इसको इन्वेस्टिगेट। बात कहां चलेगी? डिपार्टमेंट में। लेकिन सर ये डिपार्टमेंट हमारा बना हुआ तो सारे पाकिस्तानियों से है ना सर। जब इनकी मैं आपको कह रहा हूं कि एथिकल ट्रेनिंग नहीं होगी तो सर आप जिस भी डिपार्टमेंट में बिठा देंगे काम तो वो एक टिपिकल जो पुराना फरसूदा निजाम है उसके तहत होगा ना सर। वहां पे फिर वो मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं काफी इंप्रूवमेंट सर, इंप्रूवमेंट स्लोली आ रही है सर। ये गुड जेस्चर भी है लेकिन टाइम लगेगा सर। मैं राना साहब में लाहौर में बनी है फोरेंसिक साइंस। जी। मैं जब इसका इफ्तिताह हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब का शायद दौर था, राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून थे, तो उन्होंने हमें को एडिटर्स को सीनियर्स को वहाँ मदऊ भी किया था। हम गए और बड़े काबिल आदमी थे, अशरफ साहब अमेरिका से आए थे, डॉक्टर अशरफ जो उसके डायरेक्टर थे, और उनको कोर्ट्स ने को थोड़ा सा रकीदा भी था, लेकिन वो कोर्ट्स में जाके बोल पड़े थे बड़े सीनियर जजों के आगे। उन्होंने कहा जी मैं कौम के साथ कमिटमेंट और हुब्बुल वतनी के जज्बे से आया हूँ, आप जिसके भी बहकावे पे या कर रहे हैं वो यानी कि हालांकि ये बात करनी नहीं चाहिए कोर्ट में। उन्होंने हायर कोर्ट्स में जाके ये बात की थी और डट गए थे। उन्होंने कहा जी कि मैंने बड़ी नेक नीति से ये इदारा बनाया है और इसका सक्सेस रेट ये है कि अमेरिका और दुनिया यूरोप से यहाँ सैंपल्स आते हैं और हम हमारी बात को वो मुस्तनद समझते हैं। हम एक जगह से गुजर रहे थे, वो मुआयना करा रहे थे, उन्होंने कहा जी थोड़ा फासला रख के गुजरे जी। तो मैंने कहा जी उनको, मैंने साइंटिस्ट को पूछा जी वजह क्या है, कहते जी आपका डीएनए वो कैच कर लेगा अंदर। अल्लाह यानी इतना जदीद है वो जी। और रियली वो देखने वाली है। कभी आपको मौका मिले तो आप तो खैर हमारी वहाँ डायरेक्ट रसाई नहीं है, लेकिन बहुत जदीद तरीन। तो ये चीज़ों से मेरा ख्याल काफ़ी इम्प्रूवमेंट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बहुत से ऐसे एलिगेशन थे जिसको प्रूफ करना या उसको डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल था, जो कि अब एज कंपेयर इजी होता जा रहा है। और अब जब लोगों को इधर आपके सामने कोई केस आए कि जब डीएनए की बुनियाद पे भी कोई फैसले हुए? देखिए डीएनए की बुनियाद पे तो आज से को 2 साल कबल एक जजमेंट भी आ गई थी हमारे यहाँ डीएनए के ऊपर विरासत में, और फिर बाज़ कात हदूद मुकदमात में जब उसका डीएनए होता है, अगर कोई रेप का विक्टिम है तो फिर डीएनए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया था कि विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट ऑफ द पर्सन, आप जिसका डीएनए करना चाहते हैं, वो एक मैटर था कि उसमें वो एक प्लेंटिफ कह रहा था कि ये जो मेरा भाई है ये मेरा अडॉप्टेड ब्रदर है, ये मेरा रियल ब्रदर नहीं है, बायोलॉजिक रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो उस पर उन्होंने उसका डीएनए के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दी थी कि ऐसे नहीं हो सकता जब तक वो जो भाई है वो एग्री ना करे, क्योंकि अगर खुदा न हादसा डीएनए डिफरेंट आ जाए तो उसके पीछे और भी कई वजूहात हो सकती हैं। अल्लाह माफी दे कहना नहीं चाहिए कि वो खातून की वो किसी का पर्दा रखना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में तो इसकी बड़ी सख्त हुक्म है। हाँ, उन्होंने कहा जब आईडी कार्ड से प्रूव हो रहा है कि ये आपका भाई है, उस पर वल्दियत लिखी और साल दैट इज इनफ। तो इस तरह कुछ चीज़ों के उन्होंने एथिक्स बनाए थे, उसमें SOPs दिए थे। उसके बाद यह है कि अगर वो एग्री कर जाएं तो उस पर आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अच्छा बलोच साहब, इसमें फिर आपका आगे क्या समझ रहे हैं कि व्हाट रिलीफ यू आर एक्सपेक्टिंग? मेरा ख्याल है कानूनी तौर पे तो आप, और फैक्चुअल भी अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, तो आपका तो एक केस बिल्कुल प्रूवन है, बिल्कुल सामने रोजे रोशन की तरह। मेरे मामला चल पड़े दो, एक क्रिमिनल, लेकिन आपकी कम्युनिटी के ऊपर जो एक दाग लगा है, ब्लेमिश, वो तो किसी तरह आप लोगों को उस पे कोई आप सर उसके लिए क्लैरिफाई करें या कोई इसके लिए सर हमने इन कोर्ट्स में रहना है सर। आपने कितनी कम्युनिटी ये तो खैर बेस्ट रेमेडी है, डिफेम किया है, और आपने बोला है कि सैयद नूर साहब क्या कहते हैं कि पहले हमारे पास पीछे बदमाश पड़े हुए थे, अब ये काले कोट वाले भी आ गए हैं सर।
और सर हम काले कोट वाले सर अगर हैं, और उस दिन मैं आपको बताऊं सर मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। रीजन पता क्या था सर उसका, कि नाउ आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग माय कम्युनिटी, मैं जा रहा हूं एज अ प्लेंटिफ इन द कैपेसिटी ऑफ प्लेंटिफ, कि मेरे कुछ फाइनेंशियल राइट्स हैं सर। मैं एक ट्रैक सूट में जाता हूं जिसकी वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, लोकल कमीशन के पास भी अवेलेबल है कि मैं वहां पे ट्रैक सूट में हूं सर। सर इतना करने के बावजूद आप एक हमारी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को मजलूम साबित कर सकें, तो सर ये बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है और बच्चों वाली हरकत है। इसको मैं यही बोलूंगा सर, मैं इनकी तरह बुरे वर्ड्स तो नहीं इनकी कम्युनिटी में के बारे में बोलूंगा, लेकिन ये है कि इनको हद तक की इज्जत के नोटिस भी जाएंगे अब, और इंशाल्लाह इन पे दावे भी दायर होंगे। सर ठीक है टाइम ज़्यादा ज़रूर लग जाता होगा इन चीज़ों को, लेकिन हम सर स्पीडी रेमडीज भी अवेलेबल होती हैं कोर्ट के अंदर, जब आप बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो कर रहे होते हैं ना सर इन चीज़ों को। सर इनको क्या लगता है ये भागेंगे? सर बात ये है कि अगर इनके खिलाफ डिक्री हो जाता है ना, उसमें इनकी प्रॉपर्टीज भी अटैचमेंट होंगी। तो आपके डिफेंडेंट्स जो हैं वो सब मैडम संगीता से लेके बाकी सब लोग सर मैं जो तौहीने आपके मध्य मुकाबल कौन है? एक तो वो सर अकेली संगीता साहब हैं या फिर नहीं सर, इसमें तो 42 डिफेंडेंट्स हैं जिसमें अच्छा, तो तौहीन अदालत इन्होंने की है अच्छा, सर। और 42 में तो जो वहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे वो भी, और जो सारे हैं जो उनको फैसिलिटेट कर रहे थे वो भी। जी सर, लेकिन हद तक की इज्जत सर उनको करेंगे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि सर हमने इनकी जो मेन इंस्ट्रूमेंटल लोग हैं सर। हाँ, हमने इनकी पूरी कम्युनिटी का टारगेट नहीं करना, क्योंकि सर वो कहते हैं ना कि हम बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बुराई को बुराई से आप खत्म नहीं कर सकते। हाँ। कि मैं करूं कि जनाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भी मौजूद थे मैं उनके अगेंस्ट भी ऐसा करूं, सर उनके अगेंस्ट मैं बिल्कुल नहीं करने वाला सर। हम नौजवान वकील हैं, हम अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि मेरे हाथ में अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया तो मैं ध्यानदारी से सर, मैं ध्यानदारी से सर, और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। पहले भी जो कहते हैं ना वहाँ मुझे भाई तो एक लॉयर हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जिनके इतनी न्यूइसेंस है कि वो कहते हैं फाड़ लो जी सारे। मसला ये है सर, लॉयर ना एक बहुत प्यारा प्रोफेशन इसमें, हाँ इसमें बड़ा सेंसिटिव है सर। अल वकील एक अल्लाह ताला का नाम भी है ना सर, इतना प्यारा ये प्रोफेशन है सर। बात ये है कि ये प्रोफेशन तो एक यूनिफॉर्म होता है सर, वो यूनिफॉर्म अच्छे लोग भी पहनते हैं बुरे भी पहनते हैं, ठीक है सर। अगर मैं रोड पे किसी को थप्पड़ मारूंगा ना तो वो मेरे अकेले का कंडक्ट है, वो मेरे यूनिफॉर्म का कंडक्ट नहीं है, वो मैंने पहना हुआ, लेकिन वो मेरी सारी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करेगा सर। बात ये है कि वकला के अंदर बहुत से अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमेशा जो नेगेटिविटी है, क्या कहना हैं, बहुत से बुरे भी हैं सर। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं नेगेटिविटी वाला कंप्लीट कर लेकिन सर जो नेगेटिविटी वाला एक एलिमेंट भी हो ना सर, तो वो अगर मीडिया कहीं दिखा देता है तो वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। लेकिन सर कितने ऐसे लोग अच्छा, मैं मीडिया भी इंतजार में रहता है कि किसे तक वो गांधी उछाली है सर ऐसा ही है कि यार कोई शरीफ आदमी जरा दलील हो सर। असल में नेगेटिविटी पब्लिक को पसंद ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा। कोई ये राणा साहब कोई हमारे यहाँ ज्यादा ये फैशन नहीं बन गया सर? ये कोई मोअज़्ज़ज़ आदमी अगर दागदार होके सामने आए तो लोग कहते हैं वाह वाह या बंदा किड्डा नेक सी अंदरों के हो जाए। वो आजकल हो ये रहा है कि ये कोई हमारे एक फैशन बन गया, ट्रेंड बन गया। एक और बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि विदाउट एनी एथिक्स, विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट एनी मोरालिटी, हर बंदा उठ के अपने कमरे में, ड्राइंग रूम में, लारस गार्डन में वीलॉग बना लेता है, वीलॉग बना के तो वो उसको प्रोलिफरेट। मेरा ख्याल है इसको राणा साहब कोई आप हायर कोर्ट्स में जाएं, इस पे कोई, हाँ इसके ऊपर कोर्ट्स बनवाएं कोई। हाँ जी बिल्कुल, इस पे इंतजामिया कुछ कमजोर लग रही है इस मामले में। कोर्ट्स का आए, कोर्ट्स का कोई ऑर्डर आए तो वो अच्छा फ्रेमवर्क बनना चाहिए। जी इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ फ्रेमवर्क बना देते हैं, यहाँ पीका एक्ट आ जाता है, वो कोई इंतहा को चला जाता है, कोई बिल्कुल और तरफ चला जाता है। एक्चुअल वो जो कहते हैं ना माई योर लिबर्टी एंड्स वेयर माई नोज बिगन, हाँ ये एक बड़ा अच्छा मैक्सिम है, हमें इस तरह करना चाहिए। और फिर हमें पूरी होना ये चाहिए कि जो बंदा भी इस तरह की बात करता है वो बाउंड हो के वो उसका एविडेंस दे। अगर वो एविडेंस नहीं देता तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाए। हमारे यहाँ असल में जो प्रोसिक्यूशन का मीडियम है, देखिए कोर्ट्स ने तो फॉलो करना है लीगल प्रोसीजर। अगर प्रोसीजर ही आपका डिलेइंग फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहा है तो कोर्ट बेचारे का क्या कसूर है। तो हमें असल में जो एक्चुअल बात है वो हमें इनेक्टमेंट की ज़रूरत है, लेजिस्लेशन की ज़रूरत है जो स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड करे, फिर हमारी बेहतर कुछ चीज़ें हो सकें। अच्छा, आप लेजिस्लेशन पे बात कर रहे हैं, आप ही के मुंह से एक दफ़ा निकला और भी कुछ लॉयर से, कभी मैं खालिद रांझा साहब का भी करता हूँ बातचीत, उनसे भी बड़ी गपशप हो रही थी। बहुत से लोगों का इंप्रेशन है कि हमारे यहाँ इतने केस लॉज मौजूद हैं कि आपकी पार्लियामेंट के जो लेजिस्लेशन है उनको वो बाकायदा ओवरवेलम कर जाते हैं। जी ऐसे ही है, एक बल्कि इन कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। जी एक ही बात, ये खतरनाक बात नहीं है वैसे। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी खौफनाक बात है जो देखिए हम कोर्ट में आर्गू करते वक्त आइन तो फिर रह ही ना गया। जी हम कहते हैं 27वीं तरमीम, तो मैं कहता हूँ यार 27,000 तो केस लॉ हैं इस मुल्क में, ऐसे आप एक तरमीम को रो रहे हैं। बल्कि साइमल्टेनियसली एक केस एक कोर्ट में लगा तो उसकी अपनी ओपिनियन है, दूसरा उसी तरह नेचर का सेकंड केस दूसरी तरफ लगा तो मैं तो एज ए लेमैन कहता हूँ कि एक ही कोर्ट में भी 2 दफा फैसला, ऐसे भी अगर साल बाद जज साहब को भूल गया हो
तो अगर उनका ज़हन बन जाए तो शायद जिसको उन्होंने छोड़ा उसको सजा दे दें। जी जी जी। मुझे तो ये भी इम्प्रेशन है। नहीं, असल में उसमें अब जो सिचुएशन होती है वो, चूँकि लॉ में ये ड्यूटी है लॉयर की कि वो कोर्ट को बेसिकली जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है वो ताकि वो डिसीजन को उनको हेल्प करे, वो हेल्प करे। तो अगर कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन किया हुआ और आप उसको मेंशन नहीं करते तो ये ऑन द पार्ट ऑफ लॉयर थोड़ी सी उसकी गलती है। कोर्ट को तो जाहिर है, अगर एक कोर्ट, आप हमारे यहाँ लिटिगेशन आप देखें, एक कोर्ट में 200, 250, 300 डेली के केसेस लगे हों तो इस इम्पॉसिबल। चलें आप क्लोज कर रहे हैं जी हम तो। इसमें कोई लास्ट मैसेज कोई आप समझते हैं कोई ऐसा? सर मैं सबसे पहले तो ये मैसेज जनरल पब्लिक को भी देना चाहता हूँ कि किसी भी बंदे की जो वो आके बात करता है स्पेशली मीडिया पे, उसको आप कभी भी बिल्कुल फर्स्ट हैंड पे ये सच ना समझ लें, क्योंकि सर उसमें एज अ होल पूरी कम्युनिटी का नुकसान होता है। सर मैं लास्ट ईयर में एक वीडियो देख रहा था कि पुलिस वाला ना एहतजाज के अंदर लोगों को डरा रहा है लेकिन मार नहीं रहा, वो बहुत वायरल हुई सर। वो एक बंदे का कंडक्ट था लेकिन सर पूरी कम्युनिटी पे उस बात को देख के प्यार आ रहा था। तो सर मेरा ये मैसेज मेरे वुकला के लिए भी है। सबसे पहले मैं क्योंकि वुकला की नुमाइंदगी करता हूँ, उनको मैसेज दूंगा कि बड़े अच्छे तरीके से ये हमारी कौम है सर, इसको हमने लेके चलना है। एथिकली कोई भी इस तरह का कंडक्ट ना करेंगे जिससे कम्युनिटी के ऊपर कोई स्टिग्मा लगे। और सर यही मेरा पुलिस वालों से भी मैसेज है और यही मेरा एक्टर्स से भी मैसेज है कि अब देखें, मैंने जैसे बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे मैं उनके अगेंस्ट ही कानूनी सबके अगेंस्ट ही जा रहा, उन्हीं के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करूंगा। और अगर मैडम संगीता का एक गलत कंडक्ट है तो मैंने मैडम साइमा की तारीफ भी की है। तो मुझे लगता है कि वो एक सेंसिबल औरत है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई सर। तो हमें बाइस्ड नहीं होना, हमें न्यूट्रल होकर ओपिनियन देना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, हम हैं तो सारे पाकिस्तानी। हमारे एक दूसरे से इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी पार्टियों में भी हो सकते हैं, हर जगह पे हो सकते हैं। बल्कि मैं तो सर वुकला को भी ये कहता हूँ कि हम जब वकील होते हैं ना तो हमारी कोई सियासी पार्टी नहीं होनी चाहिए, सियासी पार्टीज की बेस पर हमें वोट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यंग वुकला के मफादात हैं और लॉयर्स के अपने बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हमने रिजॉल्व करना है। आपने तरीके से कंक्लूड किया जनाब, बहुत शुक्रिया अहमद बलोच साहब और जंगीर बलोच साहब और राना नदीम साबर साहब। ये प्रोग्राम आपने इख्तिताम को पहुंचा, लुबे लुबाब यही है और पैगाम भी है, ये गुजारिश भी है कि वी आर वन नेशन, हम एक कौम है। अगर हम इस तरह बटे रहेंगे और इस तरह मोर्चा बंद होकर बैठेंगे कि फलां बुरा है मैं अच्छा हूँ, तो एक अच्छा मुआशरा जन्म नहीं लेगा। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी है हमारा, अखुवत का, मोहब्बत का, सच्चाई का। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।